अभी तक हमने काफी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया, लेकिन चलिए एक दो और अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। नीट 2010 तक का हमने डिस्कशन कर लिया। 11 के बाद 19 में सीधे आया बेटा। इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। और नीट 2011 में देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आया था, और ये बेटा जेई में पहले आ चुका है। ये क्वेश्चन जो नीट 2011 में आया है, ये क्वेश्चन जेई में पहले भी आ चुका है। The rate of reaction 2N2O5 4NO2 plus O2 can be written in three ways minus in terms of, मतलब उन्होंने अलग अलग टर्म्स में लिख के दिखाई है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इन सब में रिलेशन क्या है, के डैश और के डैश डबल डैश में रिलेशन क्या है। DNO2 अपॉन DT इज इक्वल टू के डैश N2O5 और DO2 अपॉन DT के डबल डैश N2O5। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि द रिलेशनशिप बिटवीन के डैश एंड बिटवीन के डबल डैश। तो क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन के डैश के एंड के डबल डैश के एंड के डैश एंड के एंड डबल डैश के एंड के डबल डैश, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें। अगर बहुत ही इजी सॉल्यूशन है बेटा, देखिए ध्यान से। अब आप इस क्वेश्चन का देखिए, 2N2O5 है, 4NO2 प्लस O2 है, माइनस DNO2 KNO2। एक काम करिए, सबसे पहले जब भी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आया करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल में लिख लिया करिए। आपने डिटेल में रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन का डिटेल का मतलब पूरे में लिख लिया करिए। दिस इज 1/2 माइनस DN2O5 अपॉन DT 1/4 DNO2 अपॉन DT which is equal to DO2 अपॉन DT। ये कर लिया बेटा। अब देखिए इसकी वैल्यू दी गई है के एन डैश, सबके टर्म में लिख लीजिए। एक काम कर लीजिए ना, इसकी वैल्यू क्या दी गई है ऐसे लिख दीजिए, वहीं पे लिख दीजिए तो बेहतर रहेगा। आप इजीली चीजों को निकाल पाओगे। के N2O5 के 1/4 तो वैसे ही रहने दीजिए। और इसकी वैल्यू क्या दी है, इसकी वैल्यू दी गई है के डैश N2O5, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, तो पहले तो इससे क्या होगा, के और के डैश में रिलेशन निकल आएगा, ठीक। के और के डैश में रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो जरा। ये आपका N2O5 से N2O5 कट गया, ये 4 इधर चला जाएगा, ये 2k इज इक्वल टू के डैश, के डैश इज इक्वल टू 2k। पहली बात तो एक रिलेशन आ गया, ठीक। अब दूसरा रिलेशन कैसे निकलेगा, इसके बराबर आप कर दीजिए इसको, के और के डबल डैश में निकालना है ना। अब तो के की जगह पर आप वैसे लिख दीजिए दिस इज हाफ और दिस इज योर के डैश, ठीक है। मैंने ऑप्शन में आपको दिया था कि ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके सामने आ जाएगा। इस चीज के बारे में मैं फिर से लिख देता हूं। तो यहां पर ये हाफ आपने लिख दिया, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी के N2O5, और दूसरे वाले डी ऑक्सीजन अपॉन डीटी, ये जो था ना DO2 अपॉन DT, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी के डबल डैश इंटू N2O5, ये थी इसकी वैल्यू। और अगर ये थी इसकी वैल्यू तो ये जाएगा तुम्हारा के
ये आ जाएगा तुम्हारा N2O5। इस तरीके से ये आपका N2O5 ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली इट बिकम्स हाफ इंटू K बराबर K डबल डैश। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने से पहले हम एक चीज़ को और सीख सकते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में चीज़ें आ रही हैं। मान लीजिए हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड ना होकर गैसेस हैं। सपोज करिए और आपको तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको उनको जो लिखना पड़ेगा, उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो पता कैसे लिखनी पड़ेगी, उनके डेल्टा पी यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिखने पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन काम करता था ना, वो यहाँ पर पी काम करेगा। सवाल उठा कि दोनों में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे आप, तो मैं कहूंगा कि रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा N अपॉन वी आर टी, यानी कि ये हो जाएगा सी आर टी। तो अगर ये सी आर टी है तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या मैं इसे डेल्टा पी आर टी इंटू आर टी ऐसे नहीं लिख सकता? देखिए तो मैं डेल्टा पी की जगह पे ये लिख सकता हूं भाई P इज इक्वल टू हो गया सी आर टी। अब डेल्टा P इज इक्वल टू हो गया डेल्टा सी आर टी, तो हमने यहां पर इसकी जगह पर इसको रख दिया। ठीक है, इसकी जगह पर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं बेटा, और ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। देखिए कैसे होती हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा सी आर टी। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है और आप इसको सॉल्व कर ले जाते हो। तो हमने यहां से इस बात को समझा कि अगर हमें कोई गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट मिल जाए, मान लीजिए हमने कोई ए है, ए गैस है, और सपोज करिए बी आपका कोई गैस है और सी आपको कोई गैस बने, और ऐसे टर्म में उसके कॉन्सेंट्रेशन ना देकर अगर प्रेशर दिए गए हों, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हो, तो हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं डी पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन डी टी इंटू आर टी। ये वैसे तो ये लिख सकते हैं, लेट्स सी दैट थिंग, और इसको हम टर्म में लिख सकते हैं ऐसे 1/2 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन डी टी। इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा आप, तो यहां पर जो पीए है और पीबी है, अगर इसके टर्म में हम लिखना भी चाहेंगे ना, तो कैसे लिख देंगे?
अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे ऐसे लिख दोगे, तो ऐसे लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर, क्यों मैंने ऐसे लिख दिया, लेट्स आपको मैं एक बात बताता हूँ। जैसे अगर मैं मान लीजिए ये बात करता कि माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस dV अपॉन dt, और ये मैं करता 1/3 C अपॉन dt। मान लीजिए मैं ये करता, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह PaRT लिखता। भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह मैं क्या लिखता, PA और RT। ऐसे ही ये टर्म पूरा के पूरा यहाँ लिखता और RT लिखता, ऐसे ही ये पूरा के पूरा टर्म यहाँ लिखता और RT लिखता, तो क्या हो जाता, RT 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 कैंसिल हो जाता और फाइनली मैं यहीं पहुंच जाता, है ना। तो इसलिए मैंने सीधे उसको ऐसे लिख दिया। तो याद रखिएगा इन चीजों को कि अगर प्रेशर के टर्म में भी इन चीजों को लिखा जा सकता है और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी इन चीजों को लिखा जा सकता है। चलिए, अभी तक हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन की और रेट ऑफ रिएक्शन की स्थितियों की, किस तरह से उनमें चेंजेस आएंगे, किस तरह से उनका यूज होगा। लेट्स स्टार्ट। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अगर चीज़ों को देखें तो रेट कांस्टेंट की हम बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है और कैसे निकलता है और किन किन फैक्टर्स पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। बेसिकली जब हमारी कोई रेट होती है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है और वो आपकी प्रोडक्ट में ऐसे जा रही है, तो अब मान लीजिए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसकी रेट लिख रहे हैं, तो रेट क्या होगी, रेट इज डायरेक्टली टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यही तो होगा कि रेट इज डायरेक्टली टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये dx अपॉन dt आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का एक साइन आएगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को यहाँ पर हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इस तरीके से रेट कांस्टेंट कहलाता है। रेट कांस्टेंट का अगर मैं बात करता यहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंसंट्रेशन का चेंज होता है और यहाँ पर इस तरीके से ये लेता है मोल पर लीटर अपॉन टाइम, और यहाँ पर हो सकता है कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो, तो रेट कांस्टेंट आपकी इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। तो आप समझिएगा इस बात को कि रेट कांस्टेंट ये जो निकल के आया ये रेट कांस्टेंट है, और ये रेट कांस्टेंट बहुत ही, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, रेट कांस्टेंट अलग चीज है, रेट कांस्टेंट अलग चीज है और रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है। अगर मैं आग की बात करूं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन है, और अगर मैं के की बात करूं तो वो रेट कांस्टेंट है। आपने देखा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन initial concentration and rate constant don't on initial concentration। initial concentration का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। रेट कांस्टेंट तमाम तरह से आपका हो सकता है। अगर आप बात करें रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सबसे पहली बात तो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। लेकिन चलिए उससे पहले इसकी यूनिट की मैं बात कर लेता हूं। यूनिट ऑफ के, मुझे लगता है मुझे इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि यूनिट ऑफ क्या क्या हो सकता है।
एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है, ठीक, और ये डिपेंड, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, सी कॉन्सेंट्रेशन हो गई मान लीजिए। अब आपने, हो सकता है इसकी पावर क्या हो, मुझे नहीं पता क्या हो, तो इसकी पावर हो सकती है, मान लीजिए इसकी पावर एन है, हो सकता है एन की पावर, एन की वैल्यू कुछ और हो, एन की वैल्यू 0 हो, 1 हो, एन की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो जो यूनिट की जो वैल्यू होगी वो जरा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो यूनिट होगा दैट विल बी इज इक्वल टू, ये आपका मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक, और ये आपका मोल पर लीटर आ जाएगा, और ये आपका टाइम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल, मोल पर लीटर 1 माइनस एन इंटू विच इज इक्वल टू के। अंडरस्टैंड? अब जरा ध्यान से देखिए ना, ये आपका मोल पर लीटर हो गया, और ये सपोज करिए उसकी ऑर्डर या कुछ ऐसा एन, एन क्या हो गया, एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया, और मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू पर टाइम। पर टाइम का मतलब क्या होगा, समझ गए? पर सेकेंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ के बराबर हो गया मोलैरिटी की पावर, जो मोलैरिटी की यूनिट है, और टाइम की पावर -1। दिस इज मोलैरिटी, मोल पर लीटर, ये तो मोलैरिटी है ना। यहाँ पर एन क्या है, एन आपका कुछ भी हो सकता है, एन आपका 0 ऑर्डर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो यूनिट ऑफ के की बात आ गई। सवाल उठता है कि ये रेट कांस्टेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नीचे फॉलोइंग फैक्टर्स पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है बेटा। तो उसमें से रेट कांस्टेंट आपका जो के होता है वो डजंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल concentrations of reactants के depends on temperature according to Arrhenius equation।
इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा बाद में मिलेगी। अरेनियस इक्वेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये के बारे में नहीं पता होता है। अरेनियस कांस्टेंट है बेटा ए, यहाँ पर ए आपका अरेनियस कांस्टेंट है। एंड ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये क्या होता है, इस सब के बारे में हम समझते हैं जरा, सबको डिटेल में समझेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को पहले इनके एक्सप्रेशन को समझ ले कि इनमें क्या होता है। हाँ, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन कैसे होता है और क्या निकलेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले दोनों में ln ले लेते हैं। ln के इज इक्वल टू ln e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी प्लस ln a। ln e टू द पावर x जो होता है वो बेटा x होता है, यानी कि माइनस e अपॉन आर टी प्लस ln a विच इज इक्वल टू ln k। याद रखिएगा ln x जो ln k होता है, जैसे ln k बराबर होता है कोई भी ln x हो तो 2.303 log k, इस तरीके से होता है। ln a मतलब होता है 2.303 log a, ये मतलब होता है। तो यहां से ये निकल के आया आपका ln k आया 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 log a, ये होता है। तो log k इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस log a, ये आ जाएगा। अब जरा आप इसको अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना चाहो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो स्लोप आएगा y एक्सिस पे आपका log क्या आ जाएगा, और x एक्सिस पे आपका 1 अपॉन टी आ जाएगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और नेगेटिव स्लोप है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप है, यानी कि इस तरीके से ये लाइन आ गई, ये आपका ऐसे जाके आगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्लोप हो गया। और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट यानी कि ये c हो गया, ये आपका c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आपकी log a है, और स्लोप आपका माइनस ये अपॉन 2.303। यही इक्वेशन अगर आपकी log में ना होकर ln में होती तो यहाँ पे एक्सप्रेशंस थोड़े से बदले होते। चलिए log में ना होकर अगर एक्सप्रेशन देखिए ना, इससे पहले मैंने इसको अगर इसमें देखा तो ये वैल्यू होती,
ln k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln k। तो ये इक्वेशन आपकी इसमें होती है। फिर ये होती है ln k इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर टी प्लस ln a, ये होती है। और अगर ये इक्वेशन इस तरीके की होती ln k इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर टी प्लस ln a, अगर ये इस तरह का होता बेटा, तो इस तरह की सिचुएशन पर आपका ln k और ये 1/t ये होता, तो आपका ये माइनस स्लोप प्लस पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऐसा हो जाता, ये ऐसे आ जाता। और ये माइनस स्लोप आपका कितना आता, ये स्लोप आता आपका माइनस ई अपॉन आर, और ये जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट था ना, क्या था, ये आता आपका ln। ये कर्व आपने देखे कि ये वाले कर्व यहाँ पर पॉसिबल थे और ये वाले कर्व यहाँ पर पॉसिबल नहीं थे। तो कितने तरह के कर्व यहाँ पर पॉसिबल हैं वो आपके सामने आए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कर्व्स यू कैन फाइंड आउट। एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, पूरी इसकी थ्योरी को समझेंगे। लेकिन चलिए पहले ln k की बात कर लेते हैं और इसके रिलेशन को टेम्परेचर के साथ देख लेते हैं। तो ये तो हमने देखा था, लेकिन अगर हम इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि लॉग में कन्वर्ट करने पर ये वैल्यू आ जाती है 2.303 RT प्लस log A, इस तरह की सिचुएशन आती है। अब आप देखिए, एट T1 कांस्टेंट को K1 ले लीजिए एंड एट T2 कांस्टेंट को K2 ले लीजिए। तो log K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने पर बेटा यहां पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलेगी, ए एरेनियस कांस्टेंट आपका नहीं बदलेगा। इसको अगर मैं K2 वाले को पहले ले लूं, इसको दूसरा ले लूं, तो आप एक काम करिएगा, पहले से दूसरे को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देखिए समझते रहिए बेटा अच्छे से। टफ तो नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। चलिए यहां पर हमने देखा ये कर्व क्या होता है, ये कर्व क्या होता है। अब log K2 ये आ गया, आप पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो टेल मी वन थिंग, ये माइनस 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 करोगे तो ये आपका log K1 माइनस log K2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पेजेस ओवर हो गए, पर आपका रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार रिवाइज करते रहिए, जिन पॉइंट्स को समझ में नहीं आया उनको रिकलेक्ट करिए, लाइव मीटिंग में डिस्कशन करिए बेटा। ये तो मेरे कलर शर्ट से बिल्कुल मैच कर जाएगा, तो फिर तो मर्जिंग हो जाएगी, और मर्जिंग की सिचुएशन में आपको बहुत ही कम दिखाई देगा। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ब्लैक कलर। हो सकता है ये चीज आपको अच्छे से दिखाई दे। तो log K2 माइनस log K1 विल बी इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 RT R। अब पहले वाला माइनस 1/T2 है, जरा समझिएगा, दूसरा वाला माइनस 1/T1, माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस कॉमन हो गया। इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो log K2 अपॉन K1
and this can be written down as EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. तो ये आपका यहां से इस तरह से चीजें समझ में आएंगी। log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है बेटा, इस एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कि किसी भी वैल्यू को, जैसे आप अगर रेट कांस्टेंट की बात करें और रेट कांस्टेंट की अगर वेरिएशन को मैं समझूं तो ज्यादातर रेट कांस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो होता है, ज्यादातर वो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, ज्यादातर वो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है। जैसे सपोज करिए अगर कहीं पर ये सिचुएशन आए आपके सामने, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है, तो कई बार ऐसा होता है कहीं पर कोई रेट का रेशियो, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, इफ कॉन्सेंट्रेशन डजंट वेरी, तो कई बार क्वेश्चन में अगर ये दिया जाए तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो और इस तरीके से चीजों को यूज कर सकते हो। एक बात और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जो रेट कांस्टेंट होता है 10 डिग्री पर और किसी t डिग्री पर, तो उसकी जो रेशियो होता है वो 2 to 3 के बीच में होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट या रेट कोफिशिएंट की बात मैं कर रहा हूँ। जो रेट कांस्टेंट है बेटा, वो रेट कांस्टेंट जो किसी टेम्परेचर t पर होगा, लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो रेट तो जस्ट आप कहते हो कि 10 डिग्री के इंक्रीमेंट पर रेट डबल हो जाती है। मैं रेट कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो रेट कांस्टेंट डबल नहीं कह सकते आप। रेट कांस्टेंट वेरी फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 के बीच में रेट कांस्टेंट, 2 times to 3 times के बीच में रेट कांस्टेंट वेरी करता है। इन सब चीजों का, इन एक्सप्रेशंस का यूज करते हुए हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत ही कोशिश में कर रहा हूँ, साथ साथ बेटा मैं अब आपको एनसीईआरटी का भी पूरा लुक देता जाऊंगा कि कहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दिया है और किस तरीके से दिया है और आपके सामने किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर डिपेंडेंस आपको क्वेश्चन आया है 2021 में। एक क्वेश्चन आया है, अरेनियस प्लॉट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज